दोस्तों, आप मुझे दिल से बताइए, क्या आप अपने खेतों में यूरिया, जिंक, डीएपी, पोटास, सल्फर, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, कीटाणुनाशक, इल्लीनाशक, अन्य फर्टिलाइजर, केमिकल आप जो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो दिल से करते हैं या मजबूरीवश करते हैं? सवाल नंबर 2, क्या आपके खेतों में दरारें हैं? क्या आपके खेतों से केंचुए गायब हो रहे हैं? क्या आपकी फसल पौष्टिक है? क्या उपजाऊ क्षमता कम हो रही है? क्या आपके खेतों की मिट्टी सख्त हो रही है? क्या आपके फसल के बीज जल्दी खराब होते हैं? 1 साल से ऊपर अगर आपने फसल रखी है तो वो बीज जल्दी खराब होते हैं? क्या आपको अपनी फसल का दाम बाजारी दाम से कम में मिल रहा है क्योंकि आपकी फसल पौष्टिक नहीं है, इसलिए आप अगर 1800 का दाम चल रहा है आप 1500 में बेच के आ जाते हैं? क्या ये सच है या गलत? क्या आज का किसान, अंत का सवाल, क्या आज का किसान वास्तव में अन्नदाता है या जहरदाता? और ये मैंने इसलिए कहा कि ये आप जानबूझ के कर रहे हैं या ये आपकी मजबूरी है? दोस्तों, जवाब दीजिएगा। अगर आपकी मजबूरी है तो सॉल्यूशन क्या है? जानबूझ के तो कोई नहीं कर रहा। आज खेतों में जो भी उग रहा है उसकी वजह से आज पूरा देश बीमार हो रहा है। क्या इसका सॉल्यूशन है? दोस्तों, मैं ईश्वरी दत्त आज से लगभग 1.5 साल पूर्व से जैविक खेती के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं और मेरी टीम ने अपनी बहुत बड़ी मेहनत, रिसर्च के बाद हमने अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां की मिट्टी को देखा, वहां की मिट्टी के पोषक तत्वों की जांच करी। हमने पाया कि कितना फर्टिलाइजर मिट्टी में है, कितनी केमिकली मिट्टी बन गई है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये सारे डिमोस्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, और जहां जहां जैविक खेती हो करके पैदावार कहीं गुना बढ़ गई है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखिए कि आज जो किसान भाई आज इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। उनकी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। उनको अपने बीज का, अपने फसल का एक अच्छा दाम, मार्केट से भी ज्यादा दाम मिलने वाला है। आप कहीं भी डंके की चोट पे अपनी फसल को बेच सकते हैं दोस्तों। और आपकी वजह से आज के वीडियो के बाद वास्तव में आप अन्नदाता बनने वाले हो और आपकी मेहनत से ही, आपकी खेती किसानी की वजह से ही यह स्वस्थ भारत बनने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हर खाने पीने की चीजें खेत से आती। कुछ हम कच्चा खाते हैं जैसे मूली, गाजर, और कुछ पका के खाते हैं। कुछ खाद्य से मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ बनते हैं, लेकिन जितने भी खाने पीने की चीजें हैं वो सारी की सारी खेतों से ही आती हैं। आप सोचिए खेतों की कितनी इंपॉर्टेंस है, और अगर खेत नहीं रहेंगे, खेत खलिहान खराब होंगे तो देश खराब होगा। देश का हर आने वाला बच्चा बीमारी से ग्रसित होगा। दोस्तों, हर व्यक्ति के शरीर में आज खेतों से जहर आ रहा है। इसका इलाज हमें करना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल करके वास्तव में अच्छा करने की सोच के साथ क्या वास्तव में हम मिट्टी के साथ अच्छा कर रहे हैं या मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम लगातार मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक किसान पूरे साल भर या जब तक उसका जीवन रहता है वो मिट्टी के ऊपर काम करता है, मिट्टी को स्वस्थ बनाने के काम करता है, लेकिन बीच के मैं कहना नहीं चाहता हूं, उनकी वजह से लगातार
मतलब पैसे कमाने के चक्करों में मिट्टी खराब हो रही है। दोस्तों, मिट्टी में पड़ने वाले फर्टिलाइजर, केमिकल, आप सोचिए, अगर हम मिट्टी में जो फर्टिलाइजर डालते हैं, जो केमिकल डालते हैं, वास्तव में अगर वो फर्टिलाइजर, केमिकल सही हैं, जो 16 पोषक तत्व मिट्टी को चाहिए, जिससे वास्तव में मिट्टी बनती है, क्या आप उस फर्टिलाइजर को टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं? दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि वो पोषक तत्व नहीं है, वो पौष्टिक नहीं है। आपको अगर जैविक खाद गलती से, जो जैविक खाद है, अगर वो गलती से आपने टेस्ट कर दिया तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जैविक खाद जो हम प्रयोग करते थे, क्या क्या, राख, गोबर, मिट्टी, समुद्री घास, खरपतवार, ये इनसे मिलकर के जैविक खाद बनती है। और अगर ये चीजें आज के फर्टिलाइजर में हैं तो आप उसको टेस्ट कीजिए। क्यों नहीं करते? इसका मतलब वो खतरनाक है, और जब वो हमारे लिए खतरनाक है तो वो मिट्टी के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से ही तो बना है। जो पोषक तत्व तो हम में है वो मिट्टी में है, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। आज के समय में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आज के समय में जैविक खाद मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चूल्हे नहीं जल रहे हैं, राख कहां से आएगी? घरों में किसानों के पास जानवर नहीं है या कम मात्रा में है, उस खेती के लिए गोबर कहां से आएगा? इसी प्रकार से, इसलिए फर्टिलाइजर का आविष्कार हो गया। कैसे बनती है जैविक खाद? आपको गोबर, हरी खाद, तालाब की मिट्टी, हम कभी, जब हमारे पुराने लोग खेतों में जैविक खाद डालते थे तो ये सारी चीजें डालते थे, गोबर डालते थे, हरी खाद डालते थे, तालाब की मिट्टी, बाग की मिट्टी, समुद्री घास, सोयाबीन का एमिनो एसिड, नीम का तत्व, कोयले की खान की मिट्टी आदि बहुत सारी चीजों से मिलकर के जैविक खाद बनती है। ये शरीर के लिए पौष्टिक है, मिट्टी के लिए भी पौष्टिक है, लेकिन जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो पौष्टिक नहीं है। वो बीज को खराब करेगा, फसलों को खराब करेगा, उसके बाद शरीर खराब होगा। क्या इस तरीके से आज की सिचुएशन को देखते हुए क्या अपने खेतों को जैविक खेत बनाना आसान है? बिल्कुल नहीं है। कौन करेगा? कहां से आएगा? किसान को क्या चाहिए? और किसान चाहता है कि मेरी मिट्टी स्वस्थ हो। किसान मिट्टी को स्वस्थ बनाने के ऊपर काम करता है। जैसे जैसे उसको मार्केट में सलाह दी जाती है वो वैसे वैसे लगातार करता है, लेकिन उसकी मिट्टी स्वस्थ नहीं, लगातार अस्वस्थ हो रही है। मिट्टी में आप केमिकल डालते हैं, मिट्टी में आग जलाते हैं, ये पराली जलाते हैं, जिससे क्या होता है, खेत को नुकसान होता है। पराली जलाने से सबसे पहले तो केंचुए मरते हैं, मिट्टी हार्ड होती है, मिट्टी की नमी खत्म होती है, मिट्टी की नरमी खत्म होती है, मिट्टी सख्त हो जाती है, तो नुकसान होगा। और खेत को आप जैविक बनाएंगे तो केंचुए बढ़ेंगे, मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी में नमी होगी, मिट्टी में नरमी होगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन होगा कैसे? आज की मैं एक उदाहरण, ये जो सत्यमेव जयते एक सीरियल आता था जिसमें आमिर खान जी काम करते थे, उसमें एक रश्मि सांगी जो कि IIT की प्रोफेसर थी, और उनका एक एग्जाम्पल उसमें है, आप उस सीरियल को देख सकते हैं। उसमें कहते हैं कि जब वो कहती हैं कि जब वो मां बनी थी तो उन्होंने अपने जो दूध था, मां का दूध था, उसको टेस्ट करवाया, उसको चेक करवाया। उसमें 400 से लेकर के 800% केमिकल पाया गया। वो कहां से आया गया? कहां से आया वो? और वो जाकर के उस बच्चे में जाएगा, वो खेत से ही तो आया। फर्टिलाइजर से खेत में गया, खेत से पौधों में आया, पौधों की जड़ों में आया, वहां से पौधों में गया, पौधों से बीज में गया, और बीज से वो खाद्य पदार्थों में आया, और वहां से शरीर में गया। और इसीलिए आज पूरा भारत अस्वस्थ है।
इसको आज सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये आज की डेट में किसान वर्सेस साइंटिस्ट की लड़ाई है। साइंटिस्ट कहता है अपने खेतों में ये डालिए, अपने खेतों को जैविक बना रही है, और किसान कहता है मैं डाल तो रहा हूं, मैं डाल रहा हूं, फिर फसल खराब क्यों हो रही है? सवाल है या नहीं है, आप सोचिएगा दोस्तों। मिट्टी क्या है? मिट्टी के लिए वास्तव में एक अच्छी मिट्टी कैसे बनती है, अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं। आप सब चाहते हैं कि मेरी मिट्टी स्वस्थ हो। अगर चाहते हैं, पेन और डायरी लेकर के बैठें और ढंग से इस बात को आज समझ लें। आपका खेत जैविक कैसे होगा, फसल कई गुना कैसे बढ़ेगी, बीज कैसे स्वस्थ होगा, आपको मार्केट में सही रेट कैसे मिलेगा। दोस्तों, जो मिट्टी है, मिट्टी के लिए टोटल 120 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से 64 पोषक तत्व मिट्टी ऑब्जर्व करती है और 16 पोषक तत्व प्रोड्यूस करती है, यूज करती है। वो बीज में जाता है, वो शरीर में आता है। 16 पोषक तत्व, यानी कि मोटे तौर पे कहें, हमें 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है अगर हमें अपने खेत को सही बनाना है। ये 16 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नोट कीजिएगा। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिबेडम और क्लोरीन। ये 16 पोषक तत्व होते हैं। अगर आपके खेत में ये 16 पोषक तत्व हैं तो आपका खेत ऑर्गेनिक है, जैविक है, और अगर नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसकी वो अस्वस्थ हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, सोचिए आप, जिस मिट्टी को लोग दावे के साथ बोलते हैं ये डालो मिट्टी ठीक हो जाएगी। अरे कैसे मिट्टी ठीक हो जाएगी? हमें अपनी फसल को उगाने के लिए कितनी इंच मिट्टी चाहिए? लगभग 1 फीट मिट्टी की जरूरत होती है। उससे नीचे की मिट्टी हमारे किसी काम की नहीं। हमने 1 फीट मिट्टी को ठीक बनाना है। 1 फीट में लगभग 12 इंच मिट्टी, 12 इंच मिट्टी, और 12 इंच मिट्टी को ठीक करना है। और रिसर्च कहते हैं कि 1 इंच मिट्टी को बनने में 200 साल लगते हैं। कितने साल? 200 साल। मैं इसका बाद में उदाहरण बताऊंगा आपको ढंग से। 200 साल लगते हैं 1 इंच मिट्टी को स्वस्थ करने में, और फिर लगा हुआ 12 इंच मिट्टी को स्वस्थ करने में कितना समय लगेगा? तो मिट्टी कैसे स्वस्थ हो जाएगी? मिट्टी स्वस्थ है तो फसल जबरदस्त है, और फसल जबरदस्त है तो पूरा भारत स्वस्थ है। और ये सारा का सारा किसानों के हाथों में है। जागिए आप लोग, आपके हाथों में पूरा देश का आने वाला भविष्य है। दोस्तों, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? हम क्या क्या पौष्टिक होते हैं इसमें, 16 पोषक तत्व होते हैं, ये चीजें अगर समझ में नहीं आती है तो एक किसान की ही भाषा में आप समझे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि हाँ, मेरी खेत में ये पोषक तत्व हैं। मिट्टी कैसी हो? मिट्टी में नरमी हो, मिट्टी में नमी हो। वो पानी आता है और सूरज देवता उसको उड़ा के ले चलता है, ऐसा नहीं। कुछ दिन तक मिट्टी नमी को सोख सके, ऑब्जर्व कर सके, रख सके, मिट्टी उपजाऊ हो। मिट्टी में जिस प्रकार से हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, इसी प्रकार मिट्टी की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, वो रोगों से लड़ने वाली हो। मिट्टी उपजाऊ हो, बीजों के लिए जमाव हो, मिट्टी में दरारें न हो, दर्रे न हो, मिट्टी में फफूंदी न हो। अगर मिट्टी सही है तो फफूंदी नहीं लगेगी, और उससे निकलने वाले बीज में चमक हो, फसल में बिल्कुल हरापन हो, ग्रीन लैंड हो। उसके बाद जब आप उस दाने को, उस फसल को खाएं, उसमें स्वाद हो, आपकी थाली में बिल्कुल स्वाद हो। उसके बाद जो दाना है वो खराब ना हो।
अरे आजकल अगर टाइम पे फसल नहीं बिकी, थोड़ा दिन आपने फसल घर में रख ली तो दाना खराब हो जाएगा और भाव गिर जाएंगे। और कभी हमारे दादा परदादा के समय पे 2-2 साल, 5-5 साल, 6-6 साल पुराना बीज घर में पड़ा रहता था, उस पे कुछ भी नहीं होता था। तो मिट्टी का बीज, फसल का बीज खराब ना हो, दाना खराब ना हो, बीज लंबे समय तक टिक सके, ये सही मिट्टी, स्वस्थ मिट्टी की पहचान। क्या ऐसा है? अगर है तो 16 पोषक तत्व छोड़िए, इसका मतलब आपकी मिट्टी बिल्कुल सही है। अगर नहीं है तो आपको बदलाव की जरूरत है, आपको चेंज की जरूरत है, और आज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में भारत का भविष्य है। दोस्तों, यह सब कैसे होगा? कुछ सवाल हैं, बहुत आ रहे होंगे आपके मन में सवाल, मैं समझ सकता हूं। कैसे कि यह सब कैसे होगा, कहां से आएगा, जैविक खाद कहां से आएगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खर्चा कितना लगेगा, क्योंकि सारा किसान फर्टिलाइजर तो उधार लाता है और जब फसल बिकती है तब जाके वो साहूकार का पैसा देता है। खर्चा कितना लगेगा, सबसे बड़ा सवाल है ये। और कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कैसे इसको यूज करना है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे दोस्तों। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये सब बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। अब मैं पॉइंट की तरफ आता हूं। तो हमारे पास एक जो जैविक खाद है जिसका नाम है रूट ग्रो, आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है, रूट ग्रो। दोस्तों, ये रूट ग्रो क्या है? रूट ग्रो यानी कि जड़ों को विकसित करने वाली खाद, जैविक खाद। इसमें क्या क्या मिलाया गया है? सबसे पहले तो इसमें है कोयले की खान की मिट्टी, फॉलिक एसिड, सीवीड एक्सट्रेट, एमिनो एसिड विद जेल फॉर्म में। जो ये रूट ग्रो है, आधा लीटर का डब्बा है, ये जेल फॉर्म में। कई कंपनियां इसको लिक्विड फॉर्म में भी बनाती हैं, जैविक के नाम पे बेचती है। लेकिन जो भी जैविक खाद आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, माय डियर फ्रेंड, वो 10 से 12 घंटा उसका असर खेत में दिखता है और 12 घंटे के बाद खेत वैसे का वैसे हो जाता है, वो भी जैविक नहीं है, जेल फॉर्म में। मेनली इसके क्या बोला मैंने, इसमें कोयले की खान की मिट्टी है, कोयले की खान की मिट्टी। इस पे मैं थोड़ा एक डिस्कस करना चाहता हूं। क्या है कोयले की खान की मिट्टी? ये बड़ी पौष्टिक है शरीर के लिए, पौधों के लिए। जो जो मैंने 16 पोषक तत्व आपको गिनाए हैं, वो सारे के सारे पोषक तत्व कोयले की खान की मिट्टी में होते हैं। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, उसमें सल्फर है, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन, सब कुछ उसमें है। और कार्बन की मात्रा जो कि फसलों के लिए बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा कोयला भी 3-4 प्रकार के होता है, और जो उत्तम क्वालिटी का होता है उसमें 84 से लेकर के 97% तक कार्बन पाया जाता है। ये सारे के सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। क्यों? कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैं थोड़ा कोयले के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले जब धरती पे मनुष्य नहीं था, करोड़ों साल पहले इस धरती में पूरे जंगल हुआ करते थे। तो जब जंगल हुआ करते थे तो जहां दलदली भूमि थी वहां बड़े जंगल थे और जल्दी से जल्दी पौधे उगते थे और वो गिर भी जल्दी जाते थे। पुराने वाले पेड़ नीचे गिर रहे हैं और नए वाले पेड़ उग आ रहे हैं, और पेड़ों के गिरने से, बार बार गिरने से बहुत सारे पेड़ जमीन में हो गए और जो कि धीरे 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 सड़ने लग गए। कुछ ऐसे भी कहा जाता, कुछ प्राकृतिक आपदा की वजह से, भूकंप की वजह से, बिजली गिरने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से, भूमि पर कंपन होने की वजह से ये जंगल जाकर के बहुत सारी जगह ऐसा हुआ, जिन जिन क्षेत्रों में ये कार्रवाई हुई वहां क्या हुआ, ये बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ मिट्टी में समा गए। जब ये समाये, इसमें 1-2 साल, 10 साल, 100 साल नहीं लगे, 1000 साल नहीं लगे, इसमें करोड़ों साल लग गए। और
करोड़ों साल बाद यही जो वृक्ष थे, ये जो जंगल की घास थी, ये कि सख्त होते गए और सॉल्यूट कार्बन के रूप में बन गई, जो कि कार्बन है और कोयले की खदान की मिट्टी, इसलिए ये पौष्टिक। इसको सॉल्यूट इसमें जेल फॉर्म में बना करके इस रूट ग्रो में डाला गया है। दोस्तों इसमें इसके क्या बेनिफिट है, बेनिफिट भी हम समझ लेते हैं। अब ये रूट ग्रो करेगा क्या? ये मोटे तौर पे मिट्टी की नमी को बढ़ाएगा, फसल को पोषक तत्व प्रदान करेगा, क्योंकि सारे के सारे पोषक तत्व इसमें हैं। इसके बाद ये क्या करेगा? मिट्टी के अंदर दरारें पड़ने नहीं देगा, जो आपकी फसल है उसकी लंबाई को बढ़ाएगा, आपके खेतों में हरियाली रहेगी, खेत से पीलापन गायब हो जाएगा, बिल्कुल बीज में चमक होगी, अलग से दिखेगा, और बीज और उस खेत से उगा हुआ बीज अलग से दिखेगा। फसल गिरने नहीं देगा, कुछ बारिश आने पर, हवा चलने पर औरों की फसल गिरी हुई मिलेगी, आपकी रूट ग्रो से तैयार किया हुआ खेत जिसमें फसल खड़ी रहेगी। और धीरे 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 3 से 4 साल में 90% 100% तक आपकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, उस दाने में, उस फसल में स्वाद होगा, वो दाना खराब नहीं होगा, लंबे समय तक भी आप उस दाने को घर में रख सकते हैं और मार्केट में औरों के बजाय आपके बीज को, आपकी फसल को मार्केट से भी ज्यादा प्राइस मिलेगा, रेट मिलेगा, हर चीज तो फायदा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, रूट ग्रो जो कि इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। हाउ टू यूज, कैसे इसको यूज करें, क्या करना है? तो ये आधा लीटर का अगर है रूट ग्रो, तो आप दिलाइए रूट ग्रो, वहां रूट ग्रो के एक डब्बा होगा, थोड़ा मुझे दीजिए। हाउ टू यूज, कैसे आप इसको यूज करें? 500 ml का ये रूट ग्रो है, यानी कि एक पैकेट, एक डब्बे में 500 ml रूट ग्रो आता है, जिसको क्या करना है आपने? 50 kg मिट्टी, गोबर, राख, कुछ भी आपको मिले, गोबर, राख, मिट्टी है तो सब चीज को मिला दीजिए, 50 kg कीजिए, इसके साथ मिला करके आप खेत में डाल दीजिए, यानी कि 500 ग्राम रूट ग्रो 1 एकड़ खेत में काम आएगा। 1 एकड़ खेत में, 1 एकड़ खेत में, फिर से सुनिए, 1 एकड़ खेत में 500 ग्राम यानी कि एक पूरा बोतल, आधा लीटर का रूट ग्रो और 50 kg मिट्टी, गोबर, राख, कुछ नहीं मिला तो मिट्टी में मिला दो और खेत में उसको फेंक दो। 1 एकड़ खेत में यह काम करेगा। दूसरा आप क्या करें? 2 मिलीलीटर रूट ग्रो को आप 1 kg बीज के साथ मिला करके उसकी बुआई करें, उसको रबिंग करें। ये रूट ग्रो, ठीक है। इसको आपने क्या करना है? ये आधा लीटर है, इस आधा लीटर को आप 50 kg मिट्टी, गोबर, राख, कुछ नहीं मिला तो मिट्टी, अगर गोबर है तो 50 kg गोबर, कुछ भी कर लो, देखो गोबर, राख, मिट्टी सबको मिला करके 50 kg 1 एकड़ में आप इसको फेंक दो। दूसरा, थोड़ा सा आपको क्या करना है? 2 मिलीलीटर, थोड़ा, ये ढक्कन भी पूरा नहीं, उसको 1 kg बीज में 2 ml रूट ग्रो को रबिंग करके उसकी आप बुआई कर दें। नेक्स्ट, अगर बीज बो दिया, अगर आपने बीज बो दिया है खेत में, तो बोने के बाद भी रूट ग्रो को डाला जा सकता है। वैसे तो बीज बोने से पहले डालना है, लेकिन अगर बीज बो दिया, अभी लोगों ने खेत में बीज बुआई हो चुकी है, तो अभी भी वो रूट ग्रो डाल सकते हैं। और रूट ग्रो डालने के 48 घंटे के बाद खेत में पानी दे दें। जहां इसमें थोड़ा और ध्यान देने वाली बात है, जहां कुछ जगह ऐसा है जहां मिट्टी सख्त है, क्योंकि फर्टिलाइजर डाल रखा है, मिट्टी सख्त है, वहां जुताई से पहले खेत में पानी दे देते हैं ताकि जुताई आसानी से हो जाए। तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे खेत में क्या करें? जहां जुताई से पहले हम पानी दे देते हैं, वहां पानी देने से पहले रूट ग्रो डाल दें।
जहां जुताई से पहले खेत में पानी नहीं देते हैं वहां क्या करें? जुताई से पहले रूट ग्रो डाल दें। ये दोनों चीज करें। फिर से सुनिए, जहां जुताई से पहले पानी देते हैं खेतों में वहां क्या करें आप? पानी देने से पहले रूट ग्रो डाल दें। और जहां जुताई से पहले पानी नहीं देते हैं वहां जुताई से पहले रूट ग्रो डाल दें। एक फसल में, एक बार की फसल में रूट ग्रो एक ही बार डालना है, एक ही बार, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर खेतों में, ध्यान दीजिएगा, अगर खेतों में पहले से ही रासायनिक खादें, फर्टिलाइजर, यूरिया या अन्य का इस्तेमाल हो रहा है या बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है, खेत खराब हो चुके हैं, तो आपने क्या करना? पहली फसल पर रूट ग्रो के साथ 40 से 50% यूरिया डाल देना है, यानी कि कम कर देना है। अगर आप पहले यूरिया डालते थे 4 कट्टे तो आपको 2 कट्टे डालने इस बार, क्योंकि खेत खराब हो चुका है, वो केमिकल का हैबिचुअल हो चुका है, फर्टिलाइजर का हैबिचुअल हो रखा। तो हम उसको सीधे सीधे सात्विक बनाएं तो नहीं चलेगा। एक आदमी शराब पीने वाला है और हम बोले कल से मत पीना तो मर जाएगा। एक आदमी स्मोकिंग करता है, हम बोलेंगे कल से नहीं पीना, वो मर जाएगा। एक आदमी नॉन वेज खाता है, डेली खाता है, उसको आज से वेजिटेरियन बना रहे हैं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारा खेत शराब पीता था, वो फर्टिलाइजर खा रहा था। तो अभी हमने क्या करना, अगर हम उसमें यूरिया डालते थे तो उसको हमने आधा कर देना, 40 से 50% कम कर देना है। वो आप रूट ग्रो के साथ यूरिया मिला करके दें। अगली फसल में 60% कम कर देना है यूरिया, अगली फसल में 80% यूरिया कम कर देना है, और अगली फसल में आपका खेत बिल्कुल शानदार, आपका खेत जैविक हो जाएगा, हर्बल हो जाएगा, ऑर्गेनिक खेती आपकी हो जाएगी। ध्यान रहे, अगर आप रूट ग्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने बोला 50% कम यूरिया करके थोड़ा बहुत डाल दो, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार का रासायनिक आप अपनी खेतों में ना डालें। देखो, मैं एक किसान की एक मेंटेलिटी बताता हूं। आप कितना भी समझाओगे किसान को, वो फिर भी अपनी मन की डालेगा ही डालेगा। उसे डीएपी मिलेगा वो डाल देगा, उसे कुछ स्टिकर मिलेगा वो डाल देगा, क्या पता और अच्छा हो जाए। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है, मत कीजिए ऐसा। थोड़ा थोड़ा मानिए कहीं ना। तो आपको क्या करना है, यूरिया के अलावा, यूरिया हमने डलवा दिया आपको पहली बार, इसके अलावा कोई भी रासायनिक आप उसमें ना डालें। अन्य फसलों में, अन्य फसल भी हैं जिसमें हम रूट ग्रो का कैसे इस्तेमाल करें, जैसे अभी तो मैंने धान और गेहूं के लिए बताया। इसके अलावा प्याज और चना, अगर प्याज और चने के खेत वाले लोग हैं तो उनको क्या करना, 50 केजी सूखी गोबर, राख, मिट्टी एक साथ मिला करके उसमें यही एक पैकेट क्या कर देना, आपको रूट ग्रो डाल देना है। और ये कितने में काम आएगा, 1 एकड़ में, 1 एकड़ के लिए। और इसके बाद उसमें पानी दे दो। इसमें प्याज और चना है तो इसमें पहली बार में, अगर आपने पहले यूरिया डाला भी है तो चना और प्याज के लिए आपको इस बार यूरिया बिल्कुल नील कर देना, डालने की जरूरत ही नहीं, मत डालिए। अगर गेहूं और धान है तो उसमें डाला है तो उसमें 50% कम करके डाल दीजिए। अगर चना और प्याज है तो 50 केजी मिट्टी, गोबर, राख के साथ रूट ग्रो को एक डब्बा मिला करके 1 एकड़ में डाल दें। यूरिया, किसी भी प्रकार का खाद या केमिकल डालने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, सभी जड़ वाली फसलें, जड़ वाली फसलें जैसे प्याज, आलू, अदरक, हल्दी, मूली, गाजर, सलगम, जितने भी प्रकार की फसलें हैं उनमें अगर वो लग चुकी हैं तो लगने के 45 दिन बाद भी आप रूट ग्रो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर कोशिश करें रूट ग्रो, अगर आप बीज बोने से पहले खेतों में रूट ग्रो डाल देते हैं तो रिजल्ट पे 4 चांद लग जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन किसी ने बीज डाल दिया तो भी रूट ग्रो डाले, रिजल्ट फिर भी जो आपके आने वाले थे उससे कई गुना अच्छे आने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए बीज डालने से पहले रूट ग्रो डालें तो और भी अच्छे परिणाम आ जाते हैं। नेक्स्ट फसल हम बात करते थे, जैसे हमारे यूपी में गन्ना, या यूपी में नहीं पूरे भारत में गन्ना उगता है, तो गन्ने के ऊपर भी हम बात करते हैं। गन्ना अगर है
तो मिट्टी के साथ मिलाकर गन्ने को, वही एक 50 केजी मिट्टी, गोबर, राख जो भी है, कुछ नहीं मिला तो मिट्टी, उसके साथ यही एक पैकेट रूट ग्रो, एक बोतल 500 ग्राम की या आधा केजी का ये होता है, इसके साथ मिला करके गन्ने के खेत में डाल दें। या फिर पॉसिबल नहीं है, गन्ना बड़ा है, नहीं डाल पा रहे, तो क्या करें? तो जहां से पानी आ रहा है ट्यूबवेल से, उस ट्यूबवेल में जहां से वो नहर पानी की आ रही है, उस पानी पर ऐसी व्यवस्था कर दें कि ऐसे करके इसमें एक छेद कर दें, और जो ये पानी जो बह रहा है उस पानी में ये रूट ग्रो बूंद बूंद करके टपके, तो पानी के साथ भी आप रूट ग्रो डाल सकते हैं। ट्यूबवेल बंद, सिंचाई पूरी होगी, पानी पूरा डाल हो गया, तो रूट ग्रो को भी निकाल दे, जितना बच गया बच गया, वो आपको अगली फसल में बीज के रबिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, शहरी लोग हैं जो शहरों में रहते हैं या जो घर में गमले वगैरह उगाते हैं, उनके लिए भी मैं आपको बोलता, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है या गमलों में फुलवारी है, तो गमलों में क्या करना है आपको, 1 लीटर पानी में 1 ml 1 मिलीलीटर थोड़ा सा मिला करके गमले को दे दो, और 15 दिन में एक बार देना। हर 15 दिन में एक बार आपके गमले में बड़े बड़े फलदार वृक्ष भी हो सकते हैं, इतना शानदार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आया है पपीता। पपीता क्या अगर है तो फसल है तो क्या करें? पपीता में 160 ml, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखें, एक ही बार में अगर समझ में नहीं आता तो बार बार देखें। 160 ml रूट ग्रो जड़ में डाल दें, पपीते की जड़ में, और उसके बाद पानी दें, इतना ही बहुत है एक पपीता पे। उसके अलावा है जो रूट ग्रो है, ये सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं, ये मिट्टी पे काम करता है, ये मिट्टी को ठीक करता है। रूट ग्रो का मतलब है मिट्टी, रूट ग्रो का, इसको रूट ग्रो को केंचुआ प्रोडक्ट भी कहते हैं, केंचुआ प्रोडक्ट, यानी कि जहां रूट ग्रो पड़ा वहां केंचुए की तादाद बढ़ेगी, और केंचुए की तादाद बढ़ेगी, मिट्टी में नमी आएगी, मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी में दरारें नहीं पड़ेंगी, मिट्टी पौष्टिक होगी। मिट्टी बनाने का काम केंचुआ करता है, तो केंचुआ प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। एक अंतिम और लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम खेतों में आग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? पराली जलाने के लिए, मजबूरी है, क्या करें। और पराली जहां जलती है मिट्टी सख्त होती है, मिट्टी में दरारें आती है, मिट्टी के अंदर की नमी खत्म होती है, नरमी खत्म होती है, पोषक मर जाते हैं, सब कुछ उसी से होता है। लेकिन हमारे पास है ना फर्टिलाइजर, फेंको, ठोको फर्टिलाइजर, ठोको फर्टिलाइजर, कब तक ठोकोगे? मत जलाइए पराली को। जो पराली की जो डंठल जो बच जाती है, ध्यान दीजिएगा, उसमें भी ये काम आता है, क्या? रूट ग्रो। जो डंठल होती है, रूट ग्रो से वो पराली की डंठल को भी हटाया जा सकता है। कैसे? 100 लीटर पानी, 100 लीटर पानी में एक पैकेट, ये एक बोतल रूट ग्रो मिला दे और खेत में स्प्रे कर दे, स्प्रे कर दे। स्प्रे करेंगे तो अगर खेत में पहले से फर्टिलाइजर यूज हुआ है तो इस 100 लीटर पानी, एक पैकेट रूट ग्रो और उसमें 10 केजी यूरिया मिला दे और अब स्प्रे कर दे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपके खेत से पराली खत्म हो जाएगी। पराली खत्म, खेत के पोषक तत्व बच जाएंगे, खेत में दरारें नहीं पड़ेगी, मिट्टी भुरभुरी होगी, नमी होगी, नरमी होगी, मिट्टी सख्त नहीं होगी, केंचुए बढ़ेंगे और पराली भी खाद में बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन से भी बच जाएंगे, खांसी खुर्रा से बच जाएंगे, दमे की बीमारियों से बच जाएंगे। सबसे ज्यादा बीमार तो किसान होता है, जितना कमाया नहीं उतना हॉस्पिटल में दे दिया। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा फायदा है। और दोस्तों, यहां पर मैंने रूट ग्रो की लगभग अभी भी मैंने 30% ही बातें की है, और अभी भी किसी के दिमाग में कोई सवाल रूट ग्रो से लेकर के है, और या फिर कोई अलग अलग फसल के लिए लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इसी YouTube चैनल पे ये जो वीडियो है, नीचे आप कमेंट्स करें, सवाल पूछें कि मेरी ये फसल है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए,
या अपनी मिट्टी के बारे में बताएं, राज्य के बारे में बताएं, हमें पता लग जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं, हमें पता लग जाएगा वहां की मिट्टी कैसी है। आपको एडिशनल नॉलेज मैसेज पे लिख करके बता सकते हैं, या आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें और मेरा मोबाइल नंबर भी इस पे रहेगा, आप उस पे डाल करके आप बता सकते हैं, या फिर आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो और भी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो चीजें मैंने इस रूट ग्रो के बारे में बताया, अगला ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगला वीडियो बना रहा हूं। उस अगले वीडियो में आपको कीटनाशक, एक बहुत बड़ी बात है, कीटनाशक स्प्रे भी तो करते हैं, उसके लिए क्या किया जाए। तो कीटनाशक मत डालिएगा, अगला वीडियो देखिएगा, फिर बीज खराब हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बात करूं, सिंचाई को आसान और कम खर्चीला कैसे बनाएं, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, एक ही वीडियो बन रहा, और रूट ग्रो के ऑन ग्राउंड रिजल्ट और इसके डिमोस्ट्रेशन भी मैं उसको बताऊंगा। और अपना अगला फायदे वाला प्रोडक्ट जो कि कीटनाशक की जगह यूज होने वाला है, सिंचाई को आसान बनाने वाला यूज हो रहा है, वो है रूट प्लस। एक पैकेट रूट प्लस, एक पैकेट रूट ग्रो जो मेरे हाथ में है, ये आपके खेत को बहुत आसान बना देगा। और अंतिम बात थी खर्चे की। वो जो खर्चा है, जितना आप खर्चा मार्केट से करते हैं, आपका खर्चा 50 to 60% कम हो जाएगा। यहां से 50% बचत आप कर लोगे और मार्केट में 50% ज्यादा कमाओगे, क्योंकि आपका बीज उन्नत होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो